हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप। तो हिंदी के जो है आपको अलग अलग रूप जो है प्रारंभिक कह लें चाहे हम आरंभिक कह लें, तो इसके हिंदी के ही अलग अलग रूप जो है आपको देखने को मिले, जो कि अलग अलग नामों से प्रचलित हुए, जैसे कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और यहाँ ठीक कर लीजिएगा ये दक्षिणी हिंदी है। तो हिंदी के ही अलग अलग रूप आपको देखने को मिले, ठीक है। तो हिंदी भाषा की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हिंदी भाषा टॉपिक जो है आपको पढ़ना ही है। हिंदी भाषा का विकास कह लें, इतिहास कह लें, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। और अभी जो है फ़िलहाल मैंने आपको हिंदी भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ है, प्राचीन भारतीय, आर्य भाषा, मध्यकालीन, ये सभी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आज जो है हिंदी भाषा के अलग अलग रूप जो है आपको देखने को मिलते हैं, जिनको अलग अलग नामों से, जैसे हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि नामों से आप जानते हैं। अगर बात करें व्याकरण स्तर की, तो व्याकरण के स्तर पे तो सभी एक ही है और इनका आधार जो है एक ही है, लेकिन बोलने की बात आती है तो ये अलग अलग बोली देखने को मिलती है। और ये एक मिश्रित बोली है जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी है। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है, तो इस शब्द को हम हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। तो जहाँ पे आपको तद्भव शब्दों की अधिकता और संस्कृत के जो है सरल शब्दों का प्रयोग, इसके साथ ही अरबी, फारसी के सरल शब्दों का प्रयोग जो है देखने को मिलता है, तो इसको हम हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। वहीं पे जब संस्कृत के कठिन तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है तो इसे हम हिंदी या फिर साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों में अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित या फिर कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग देखने को मिलता है तो इसे हम उर्दू कहते हैं। तो अब ये छोटी सी परिभाषाएं हो गई जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है। तो इस तरह खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की ये 3 शैलियाँ जो है पाई जाती है। चलिए अब अलग अलग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उस आधार पर उसके आसपास की भूमि जो होती थी उसको सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। तो ये कहाँ से निकला है? सिंधु शब्द से, ठीक है। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित हो गए और इस शब्द के विस्तार, जो इस शब्द का अर्थ है वो विस्तार हो गया और हिंद शब्द जो है वो पूरे भारत में फैल गया। इसी में ईरान का इक प्रत्यय लगने से हिंदीक बना, जिसका अर्थ हिंद का या यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी और शब्द इंडिया आदि इस हिंदीक के ही विकसित शब्द है। हिंदी भी हिंदीक का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में ये संज्ञा हो गया। ये हिंदी भाषा का विकसित रूप किस प्रकार है उसका है। तो अब अगर बात करें कि हिंदी भाषा का प्रयोग हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो इसका प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के सफरनामा में देखने को मिलता है। तो वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य की बात छोड़ दे तो हिंदी, उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की 2 शैलियाँ हैं, यानी इनमें आपको ज़्यादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलता। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मखन उल गरायब में आता है, दर ज़बाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। तो यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। तो यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए हुआ है।
वहीं पे बात करें कि मुल्ला वजही, सौदा मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजियों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया और हिंदी को हिंदुओं से यदि अंग्रेज बीच में ना पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक ही होती। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी शब्द की। तो ये जो हिंदुस्तानी भाषा है वो कहाँ से आया? तो हिंदुस्तानी शब्द जो है हिंदुस्तान ई से बना है। हिंदुस्तानी नामकरण यूरोपियों द्वारा संकुचित अर्थ में किया गया था। उनके अनुसार हिंदुस्तानी हिंदी भाषा का वह रूप है जिसमें विदेशी भाषाओं के शब्द जो है वो अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट की देखरेख में जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तब इस नाम पर सरकारी मुहर लग गई। तो हिंदुस्तानी नाम पर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद जो है इसकी ज़्यादा शुरुआत कह सकते हैं। गिरिसन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुज़्के बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ऊपर जैसा कि संकेत है, तासी के प्रसिद्ध इतिहास इतवावर दल लितेर एंदुए हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग जो है, यह हिंदुस्तानी जो शब्द प्रयुक्त किया गया है गारसा तासी की पुस्तक में, इसका अर्थ जो है हिंदुस्तानी है। और आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की ऐसी शैलियों के लिए होने लगा जिनमें क्रमशः संस्कृत और अरबी, फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, तो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच की उस भाषा को कहने लगे जिसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द होते थे और ना अरबी फारसी के। तो यहाँ पे आपको ज्ञात हो गया कि हिंदुस्तानी किस शब्द के अर्थ में प्रयोग होता था। तो हिंदी और उर्दू के बीच की जो भाषा है उसको हिंदुस्तानी कहने लग गए, जहाँ पर आपको ना तो संस्कृत के कठिन शब्द देखने को मिलते हैं और ना ही अरबी फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते थे जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते थे। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। हिंदुस्तानी भी हिंदी भाषा का एक रूप है। वस्तुतः हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है और यह जो है आम बोलचाल की भाषा है जिसमें देश के अधिकांश लोग जो है वो बातचीत करते हैं। यही वह भाषा है जो बाजार, कारोबार, फिल्म, नाटक आदि में प्रयुक्त होती है। हिंदी मुस्लिम एकता को ध्यान रखते हुए कुछ विद्वानों, नेताओं, साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुस्तानी भाषा की वकालत की। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण आम जनता में देते समय हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते थे। व्यवहारिक रूप में हिंदुस्तानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें क्या है, संस्कृत शब्द जो है वो कम होते थे या ना के बराबर होते हैं और फारसी के भी आसान वाले शब्द ही देखने को मिलते हैं। आम जनता इसको आसानी से समझ सकती थी, तो ये हिंदुस्तानी भाषा कही जाती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा साधारण बोलचाल की इस भाषा हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार का प्रयास जारी रहा। तो किसने किया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने। किंतु जब इसमें जानबूझकर सीता माता जैसे शब्दों के स्थान पर सीता बेगम जैसे उर्दू शब्दों की भरमार की गई तो हिंदुओं एवं हिंदी समर्थकों ने इसका तीव्र विरोध किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदुस्तानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है। तो हिंदुस्तानी नामक नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है। अंग्रेज अफसर जिस साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग आम जनता से वार्तालाप हेतु करते थे उसी को हिंदुस्तानी कहा गया।
किस्से, गज़लें, कहानियाँ, शायरी जो कुछ भी साधारण जनता के लिए लिखा गया वह आम हिंदुस्तानी की ज़बान में ही था। अब बात करते हैं उर्दू की। तो उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है और इसका अर्थ है शाही शिविर या फिर खेमा। उर्दू शब्द का प्रयोग उस बोली के लिए होता है जो प्रायः मुसलमानों द्वारा बोली जाती है और इसकी लिपि क्या है तो फ़ारसी है। विद्वानों का मत है कि हिंदी और उर्दू ये परस्पर बहनें हैं। तुर्कों के साथ ही यह शब्द जो है भारत में आया और इसका प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव से था। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार यानी कि फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी देखने को मिलता है। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी, हरियाणवी, कौरवी, ब्रज मिश्रित एक बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था जो तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनके दरबारी भाषा फारसी के कारण थे। तो यहाँ पर भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ ये बताना जो है वो कठिन है, किंतु अगर फिर भी मोटे तौर पर बात की जाए तो इसका समय क्या है 18वीं सदी में। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता यानी कि मिश्रित भाषा कहते हैं। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया है। 1850 तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का जो प्रचलन है वो बंद हो गया और केवल उर्दू नाम जो है इसका कहलाने लगा। उर्दू और हिंदी अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, दोनों की जो शैली है वो क्या है खड़ी बोली है। हिंदी में जहाँ संस्कृतनिष्ठ शब्दों की अधिकता रहती है वहीं पे उर्दू में बात की जाए तो इसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है और हिंदी जहाँ देवनागरी में लिखी जाती है वहीं उर्दू की बात करें तो ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की पहली पुस्तक मीर अमन देहलवी की बागो बहार को माना जाता है जिसकी रचना 18वीं शताब्दी में हुई है। उर्दू के प्रमुख शायर और लेखक निम्नलिखित हैं। वो है ज़ौक़, ज़फ़र, दाग, गालिब, साहिर लोधियानवी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और फिराक गोरखपुरी आदि। अब बात करते हैं दक्षिणी हिंदी की। तो दक्षिणी हिंदी मूलतः हिंदी का ही एक रूप है। दक्षिणी हिंदी को दक्षिणी के अन्य नाम हिंदवी, दक्कनी, दखनी, देहलवी, गुजरी, हिंदुस्तानी, ज़बानी हिंदुस्तानी, दक्षिणी उर्दू, मुसलमानी आदि नामों से जाना जाता है। जब तुगलक सन 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी जो है अपनी राजधानी में स्थानांतरित हुआ तो बहुत सारी हिंदी भाषी जनता भी उसके साथ दक्षिण में गई। निज़ाम के हैदराबाद में उत्तर भारत में आने वाले सैनिक, कर्मचारी, धर्म प्रचारक एवं व्यावसायिक भी हिंदी भाषा के ही थे। इनका संपर्क जो है दक्षिण भारतीय भाषाओं से हुआ और उनके संपर्क में एक नई भाषा बनी जो कि दक्षिण हिंदी कहलाई। तो दक्षिणी हिंदी जो है इनके नाम पे ही हुआ। जब यहाँ से लोग जब वहाँ गए तुगलक के समय में तो वहाँ की जो उनकी भाषा थी प्लस हिंदी वाले जो मिले तो इनके मिलान के स्वरूप जो नई भाषा का जन्म हुआ वो दक्षिण हिंदी कहलाई। क्योंकि उत्तर भारत से गए मुस्लिम अमीर, सैनिक, पदाधिकारी तथा विद्वान पूर्वी पंजाब यानी कि हरियाणा, दिल्ली और मेरठ की भाषा से ही परिचित थे। मराठी, तेलुगु आदि दक्षिणी भाषाओं से नहीं। वे दक्षिण प्रवेश के साथ अपनी इस पूर्वजित तथा अभ्यस्त भाषा को ही अपने साथ ले गए थे। दक्षिण में आने वाले मुसलमान विभिन्न बोलियों के क्षेत्रों से आए थे, किंतु उनमें बड़ी संख्या दिल्ली के आसपास के लोगों की थी। इसलिए जो है दक्षिण में इन लोगों की जो परिनिष्ठित और साहित्यिक बोली तैयार हुई उसमें सबसे अधिक योगदान जो है दिल्ली के आसपास की बोली का है। इस प्रकार दक्षिणी हिंदी मूलतः कौरवी, हरियाणवी या हिंदी बोली की थी जो दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों द्वारा की गई दक्षिण की विजय के साथ साथ उस ओर विक्रम की 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही पहुंचने लग गई थी। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग निज़ाम हैदराबाद के शासन क्षेत्र में गए और वहीं बस गए। उनकी बोली को दक्षिणी हिंदी कहा गया। वर्तमान समय में हैदराबादी हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है ये ध्यान में रखिएगा।
मुसलमानों के साथ यह आगे चलकर वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में फैल गई। दक्षिण में जाने के बाद इस पर कुछ गुजराती और मराठी का भी प्रभाव पड़ा। राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में बात करें तो खड़ी हिंदी के सर्वप्रथम कवि यही दक्खनी के कवि थे। तो खड़ी हिंदी के कवि को इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो है वो दक्षिणी हिंदी के कवि थे। सुनीति कुमार चटर्जी दक्षिणी साहित्य को उर्दू तथा हिंदी के खड़ी बोली से संबंधित साहित्य का रूप मानते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का भी मत है कि दक्षिणी हिंदी हिंदी का ही अभिन्न अंग है। जॉर्ज गैरिसन इसे हिंदुस्तानी का बिगड़ा रूप ना मानकर उत्तर भारत की साहित्यिक हिंदी को इसका बिगड़ा रूप मानते हैं। डॉक्टर चटर्जी इसे हिंदुस्तानी नहीं तो उसकी सहोदरा भाषा अवश्य मानते हैं। तो सच देखा जाए तो बात यह है कि दक्षिणी हिंदी के समाहार के बिना हिंदी भाषा का सर्वांग पूर्ण इतिहास नहीं रखा जा सकता। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख अध्येता श्री राम शर्मा को नव्य भारतीय आर्य भाषा के क्रमिक विकास के समझने के लिए भी दक्षिणी को ही आधार मानते हैं। उनके अनुसार हिंदी की जिन बोलियों पर सर्वप्रथम न भारतीय आर्य भाषा की विशेषता परिलक्षित हुई, दक्षिणी जो है उसमें अग्रगण्य है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दक्षिणी मूलतः प्राचीन खड़ी बोली है, जिसमें पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, मेवाती, अवधी के कुछ रूप भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिणी का हिंदी से मात्र संबंध ही नहीं अपितु हिंदी के विकास और उसके अनयन में भी इसका असंदिग्ध रूप से योगदान है। दक्षिणी का विकास अगर बात की जाए तो इसकी समय सीमा 14वीं शती से 18वीं शती तक दक्षिण के बहमनी, कुतुब शाही और आदिल शाही आदि राज्यों के सुल्तानों के संरक्षण में हुआ। इतना ही नहीं, इस भाषा को अन्य राज्यों में राजभाषा का पद भी प्राप्त है। इसमें गद्य साहित्य का प्राचीन रूप भी देखने को मिलता है। खड़ी बोली गद्य का प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो दक्षिणी में ही देखने को मिलता है और इस ग्रंथ का नाम है मिराजुल आशिकीन। इसके लेखक हैं ख्वाजा बंदा नवाज और इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, तो दक्षिणी हिंदी का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है दक्षिणी भारत के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि, बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश आदि हैं। दक्षिणी हिंदी के साहित्यकारों की बात करें तो इसमें नाम है अब्दुल्ला वज़ी, निज़ामी, गवासी, गुलाम अली तथा बेलूरी। इनकी वर्तमान उपबोलियों की बात करें तो इसमें मुख्य है मैसूरे, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी, हैदराबादी आदि। तो ये था हिंदी के विविध रूपों के बारे में जानकारी, जिसमें आपने हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी हिंदी के बारे में जाना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।